नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक कड़ी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, ना चेहरा, ना शरीर और ना लाश, सिवाय ड्रम में भरी ईंट और कंक्रीट में दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियों के, बदन से सड़कर गल चुके कुछ कपड़ों के, कुछ पुराने नोट के टुकड़े। किसी मर्डर मिस्ट्री में रहस्यों से भरी अगर आपने कोई उपन्यास पढ़ी होगी तो ये अकेला केस ही किसी ग्रंथ से कम नहीं, जिसके हर पन्ने पे एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए देश के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाले भी कई बार चकरा गए थे। आखिरकार टूटी हड्डियों से मिले एक अदने से स्क्रू ने पूरी मिस्ट्री की परतें खोलकर रहस्य को सामने ला दिया। असल में ये इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। इसे इंडिया की सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं आज के अलर्ट विद समंदर में। केरल के कोच्चि शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहाँ से बहती बदबू आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी साल 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी से ये गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहां से इंसानी बदबू ही आ रही थी। वहां के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली। जब पुलिस ने ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई ऐसी लाश नहीं मिली जो इंसानी शरीर की, जिससे बदबू आ रही थी। लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही गई, यानी ये तो समझ में आ गया कि इसमें कोई इंसान था, पर कौन, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, ड्रम की तोड़फोड़ शुरू हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि ना सिर था ना पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़ों को तो कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिली है, असल में पूरा मामला सागर की गहराई से भी ज्यादा उलझा हुआ था। अब यह खबर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। ये खबर आई कि पनगन झील के पास एक ड्रम में लाश मिली, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं। मरने वाला आदमी है या औरत यह भी पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी सी बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर NK उन्मेष को दी गई। अब चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े और 4 इंडियन करेंसी और एक स्क्रू, एक स्क्रू वाशर, टूटे हुआ जबड़ा, स्क्रू, एक छोटा सा स्क्रू। अब बाल के छोटे टुकड़े को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र के ही किसी लड़के का या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली
टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज़्यादा है, लेकिन फिर ये तय हुआ कि कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर ये तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का है या लड़की की लाश है। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट आने में कई दिन लगते हैं। कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीवी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपये के 3 नोट और एक 100 रुपये का नोट था, क्योंकि ये नोट जो था 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने ये मान लिया कि जिस किसी भी ये लाश है उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी, यानी ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से तो पहले का ही होगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए अब सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कौन। कोई लड़के की जांच करे या लड़की की, उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल ही या फिर उससे ज़्यादा भी उम्र की, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया कि शेरलॉक होम्स भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए थे। आखिर करे तो क्या करें। अब कुछ दिन बीते, पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018। उस दिन डॉक्टर एनके उन्मेष को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वॉशर मिला। करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ आया कि उस हड्डी के ढांचे में ये बाई एडी वाला हिस्सा है, उसमें ये स्क्रू फिट किया गया हुआ था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं पड़ने में आ रहा था जिससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन ये जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर उन्मेष ने सीवी टॉम को फोन कर दिया। ये बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी वो समझ नहीं आ रहा है। बाई एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है, जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया है, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना मुश्किल था। यह सुनते ही सीवी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। उस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो करानी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन एक अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था और वो शब्द था पिटकर। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है, जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोची या एर्नाकुलम जिले के किस हॉस्पिटल में हुआ और किस मरीज के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी चुनौती थी। अब ये पता नहीं था कि आखिर ये किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उस मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम नवंबर 2016 से पहले के होंगे, इसलिए उस पिटकर कंपनी अधिकारियों से संपर्क कर ये डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बेच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में
कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए। उस दौरान 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहाँ कहाँ और किन मरीजों को ये स्क्रू लगाए गए थे, इसकी डिटेल निकाली गई। तो शेरलॉक होम्स की अगुवाई में 5 से ज़्यादा पुलिस टीमें इसकी जांच में जुट गई। तब जाकर केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिली और इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वां मरीज की जानकारी नहीं मिली। अब उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र करीब 60 साल और वो थी महिला। लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाई एडी लेफ्ट एंकल में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया गया था, उसका नाम निकाला गया। तब अस्वती का नाम मिला, जिसने शकुंतला को भर्ती कराया था। रिश्ते में यह शकुंतला की बेटी लगती थी, जिसे पुलिस ने जांच में इसका पता चला। अब पुलिस उस अस्वती के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहाँ है। जवाब मिला कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं, ऐसा अस्वती ने कहा। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अस्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद तो वो शकुंतला यानी अपनी माँ से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब है। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई। तब उसने बताया कि मेरी और माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई होगी। लिहाजा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। लेकिन धीरे धीरे पुलिस अपनी जांच इन्वेस्टिगेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब पुलिस को काफ़ी हद तक लग गया कि उस नीले ड्रम में जिसकी लाश थी वो शकुंतला की ही हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं था। अब पुलिस ने लेफ्ट एंकल में लगी स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी, तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी से टक्कर मार दी थी, जिससे वो काफ़ी चोटिल हो गई थी और उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान अस्पताल में बाई एडी में स्क्रू फिट किया गया था। यह सब कुछ कोच्चि के वीकेएम अस्पताल में हुआ था। चूंकि उसी अस्पताल से शकुंतला और उसकी बेटी अस्वती की डिटेल मिली थी, इसलिए काफ़ी हद तक ये समझ आ गया कि मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी अस्वती का डीएनए सैंपल लेकर जांच करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर ये शकुंतला है तो उसका मर्डर क्यों किया गया। सवाल यह भी था कि बेटी और मां में ऐसा क्या रिश्ता था कि उसे 2 साल में कभी कोई चिंता नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अस्वती की पूरी डिटेल निकालनी शुरू की। इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खगा लगाया। इसमें पूरी कहानी उलझी हुई मिली, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तब मर्डर, कातिल और कत्ल सबकी वजह सामने आई। पहले पुलिस ने अस्वती की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी।
लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफ़ी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी अस्वती उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अस्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई। कई सालों तक वो संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अस्वती के 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर दिया। इसी दौरान वो स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की ही बात है जब अस्वती और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद अस्वती साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला के पास आ गई। कोच्चि के उसी इलाके में मां और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अस्वती की मुलाकात टीएम सजित से हुई। सजित नौकरी करता था। दोनों एक दूसरे से इस दौरान प्यार करने लगे। सजित कई बार अस्वती के साथ ही उसकी मां वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अस्वती को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया था। लेकिन अस्वती की मां शकुंतला को यह सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अस्वती से पूछा कि साजिद कहां है। तब पूरी जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आती है। अस्वती ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को ही साजिद की अचानक मौत हो गई। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छपी थी। अब जांच अधिकारियों को यह अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला था। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि उसी दिन साजिद की मौत हो गई हो। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई अटैक आने से मौत हुई थी। लेकिन ये इत्तेफाक बेहद अजीब था। लिहाजा पुलिस ने अब साजिद का बैकग्राउंड तलाशने लगी। अब साजिद की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उसने पहले शादी की थी। सागिर नाम की लड़की ने पहले उससे शादी की। उसका एक बच्चा भी था। अस्वती से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने साजिद के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि उससे शकुंतला काफी नाराज रहती थी। इसके बाद पुलिस ने साजिद की पत्नी से पूछताछ की। उसमें पता चला कि हाँ, ये बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर पुलिस ने अस्वती से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई तब क्या हुआ था। अस्वती ने बताया कि मां के पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल से 15 सितंबर को छुट्टी हुई थी। उसी दिन घर आ गए थे। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स भी हो गया था। दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए थे। इसलिए बच्चों और मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए शकुंतला की बेटी उनसे दूर रहने लगी। इसलिए अस्वती ने अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब वो मां के पास पहुंची तो साजिद मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी के नर्सों के साथ दिल्ली चली गई, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराजगी रहती थी और खुद ही चली गई तो कोई बात नहीं।
फिर मैंने कभी संपर्क नहीं किया, ऐसा शकुंतला की बेटी ने कहा। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहां से खरीदा गया था और किससे खरीदा गया था, ये सब कुछ जांच करने में लगी। पुलिस ने साजिद के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब जाकर मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा। सुरेश ने ही पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला की है। उनकी हत्या साजिद ने ही की थी। हत्या करने के पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि साजिद पहले से ही शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस बारे में वो बार बार धमकी देती थी कि इस बारे में वो बेटी को पूरी बात बता देगी, पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत अपनी बेटी के सामने रख देगी। 19 सितंबर 2016 को जब अस्वती घर से बाहर दूसरी लाश में चली गई, उसी के बाद साजिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बाकायदा इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर 2016 के बीच में ही शकुंतला की हत्या की और फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीज भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही नहीं चल सके और ना ही पता चले। इसके बाद ऑटो रिक्शे में उस ड्रम को लाद कर उसी झील में फेंक आया। जिस ऑटो से लाश से भरे ड्रम को ले जाया गया वो सुरेश का ही था, जिसका ऑटो लेके गए थे। अब वही ड्रम कुछ महीने बाद ही उसी झील के एक छोर पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरों ने देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं गया और नहीं ध्यान गया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफी बदबू आने लगी। तब पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन ये खुलासा अधूरा ही था, क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा है उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड निकाला तो वो भी उलझा हुआ मिला। असल में शकुंतला के कौन माता पिता थे, इसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे 3 लड़कियों की मां सरस्वती ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इसी शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और बेटी अस्वती हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अस्वती के साथ ही रहने लगी थी। लेकिन बाद में अस्वती भी प्रेमी सूदी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। फिर 2016 में तलाक के बाद अस्वती अपनी मां शकुंतला के साथ रहने आई और उसके बाद इस कहानी में आप जो देख रहे हैं, 26 सितंबर 2016 को शकुंतला अचानक गायब हो जाती है और खराब रिश्तों की वजह से अस्वती ने कभी पुलिस में शिकायत भी नहीं की। यह हैरानी वाली बात थी कि आखिर अस्वती ने दूसरी प्रेमी साजिश से अब कभी मां को लेकर ज्यादा सवाल क्यों नहीं किया और सवाल क्यों नहीं पूछे। इस पर भी वो कहती है कि मुझे लगता था कि साजिद मेरे पहले पति के दोनों बच्चों की देखरेख भी करता है
और मुझे भी मदद करता है, और माँ तो नाराज रहती है हमेशा, इसलिए साजिद से कभी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना 2 सालों तक जिस माँ को जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी, ना कभी समझ सकी, जिसके साथ 2 सालों से रह रही है। असल में वही उसकी माँ का कातिल था। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही साजिद भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि किसी केमिकल के ज़्यादा सेवन से साजिद को सर्वाइकल अटैक आया और मौत हो गई। तो ये थी उलझी हुई कहानी आज के अलर्ट विद समंदर में, जो पुलिस को सुलझाने में एक एक कड़ी जोड़नी पड़ी, और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आगे भी हम ऐसी स्टोरी आपको बताते रहेंगे अलर्ट विद समंदर में। आप भी तब तक के लिए अलर्ट रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकालने और यूपी ले जाने का प्लान काफ़ी सीक्रेट रहा। प्रयागराज पुलिस ने 1300 किलोमीटर का सफ़र किया और साबरमती जेल के गेट पे पहुंच गई। तब मीडिया को इसकी भनक लग पाई। इसके पहले प्रयागराज से हुए इस हाई प्रोफाइल जेल ट्रांसफ़र के मूवमेंट के बारे में किसी को पता तक नहीं चला। साबरमती जेल के गेट पर जब यूपी पुलिस की गाड़ियां को देखा तो ये ऑपरेशन अतीक आउट हुआ कि ऑपरेशन अतीक को ले जाने का प्लान था। इससे पहले कुछ पता नहीं था। यूपी पुलिस ने सुबह 10 से 11 बजे के बीच ही प्रयागराज के विशेष कोर्ट के एडीजे का ऑर्डर जेलर की टेबल पर रख दिया। एडीजे के ऑर्डर को जेलर की टेबल पर जैसे ही रखा, इसके बाद ये मामला सामने आया। आपको बता दें कि माफिया को यूपी ले जाने की कवायद शुरू हुई, और फिर उसके बाद जैसा कि सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की भनक जेल प्रशासन को भी नहीं थी। कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद जेल प्रशासन ने कानूनी पहलुओं का संज्ञान लिया और कागजी कार्रवाई करना शुरू कर दी। इसके चलते माफिया की रवानगी में देरी हुई और करीब 7 घंटे के लंबे इंतजार के बाद यूपी पुलिस साबरमती जेल से लेकर रवाना हुई। जून 2019 में जब अतीक अहमद को गुजरात की हाई सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था, उसके बाद से उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह था कि इस माफिया के यूपी के जेलों के नेक्सस को तोड़ा जाए। इतना ही नहीं, बार बार जेल से बाहर निकलने के सिलसिले पर भी रोक लगाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने अतीक अहमद को अहमदाबाद शिफ्ट करने का आदेश दिया। और उसके बाद आपको याद है, अहमदाबाद भेजने का सुझाव और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रखा गया था। यह सुझाव उत्तर प्रदेश की सरकार से रखा गया सुझाव था। यूपी सरकार ने साबरमती जेल को इसलिए चुना था कि इस जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी। यानी जिस जेल में रखा था उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी। 2019 से लेकर 26 मार्च 2023 के बीच अतीक साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी आइसोलेटेड बैरक में बंद रहा। 2019 से लेकर 26 मार्च 2023 तक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था अतीक। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार अटकलें लग रही थी कि जल्द यूपी पुलिस ने पूछताछ के साबरमती से माफिया अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में लेगी, जो फिलहाल ये संभव हुआ
जब योगी सरकार ने पुलिस के ऑपरेशन अतिक लॉन्च किया तो इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। सब यूपी सरकार के, योगी सरकार का सब पूरा ऑपरेशन था। जो यूपी पुलिस ने जब ऑपरेशन अतिक लॉन्च किया तो उसकी भनक तक किसी को नहीं थी। कानून के जानकार कहते हैं कि अपराधी जान को खतरा बताकर जिस कोर्ट में इसकी पेशी होनी है उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेश होने की अर्जी लगा सकता था और लगा सकता है। यहाँ पर अतीक के पास यह सुविधा थी, लेकिन इस विकल्प का लाभ उसे नहीं उठाने दिया गया। यही वजह थी कि जेल प्रशासन अतीक के वकीलों को भनक तक नहीं लगने दी गई। अब ये पूरा जो अतीक अहमद और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से चेंज हुआ। पहले ऑपरेशन अतीक की प्लानिंग की गई और फिर 2 दिन पहले एक विशेष टीम बनाई गई जिसे 2 बेहद आधुनिक तकनीक से लैस वज्र वाहनों के साथ अहमदाबाद भेजा गया। जब ये पूरा ऑपरेशन, जिसमें 2 बेहद आधुनिक तकनीक से लैस वज्र वाहनों के साथ अहमदाबाद भेज दिया गया था। कानून के जानकारों का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद संबंधित जेल को कैदी की कस्टडी देनी ही होती है, जैसा कानून कहता है। संबंधित जेल को कैदी की कस्टडी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर अतीक कुछ कर पाए इसका समय नहीं दिया गया। रविवार होने के चलते अतीक के वकील भी कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए, पूरी योगी सरकार का ऑपरेशन, आज रविवार था और रविवार होने के नाते हम आज सोमवार में बात कर रहे हैं, और अतीक के वकील उस समय रविवार होने के नाते कुछ नहीं कर पाए, जो पहले से सड़क मार्ग से लाए जाने का विरोध कर रहे थे। 4 साल बाद के बाद अतीक अहमद प्रयागराज में कदम रखा है। यानी ये थी योगी सरकार की गोपनीय ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट, जिसको आपने देखी कैसे योगी सरकार ने गोपनीय ऑपरेशन के तहत अतीक अहमद को प्रयागराज में लाया गया, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है ताकि आप भी ऐसी रिपोर्ट के माध्यम से, जो सरकार ऑपरेशन चलाती है और जो खतरनाक ऐसे गैंगस्टर हुए या अपराधी है उनको लाने का ऑपरेशन चलाते हैं। आप इसके पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी वीडियो देखा, जो जेल से बनाकर एक निजी चैनल को इंटरव्यू देता है। तमाम तरह की चीज़ें होती, लेकिन योगी सरकार का काम करने का तरीका कुछ और है। उनका ऑपरेशन भी बड़ी गोपनीयता से था। यही वजह रही कि 4 साल बाद अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया। ऐसी रिपोर्ट के साथ मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं समंदर अलर्ट। राहुल गांधी की दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी गंवाने के बाद अब सरकारी बंगला भी उन्हें खाली करना होगा। इसके लिए बाकायदा उन्हें नोटिस भी मिला है। संसद सदस्य के तौर पर जब से आयोग घोषित हुए हैं, उसके बाद से राहुल गांधी को अब दिल्ली स्थित उनका लुटियंस जोन में 12 में तुगलक लेन वाला जो बंगला है, सरकारी बंगला, अब उसे खाली करना होगा। इसके लिए उनके पास जो नोटिस मिला है, लोकसभा का हाउसिंग कमेटी की तरफ से ये नोटिस मिला है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। यानी उन्हें 22 तारीख तक ये बंगला किसी भी हाल में खाली करना होगा। वैसे आखिर राहुल गांधी इस बंगले को कब तक अपने पास रख सकते हैं? आइए जानते हैं। सरकारी आवास खाली कराने को लेकर जो नियम है वो क्या है, देखिए। सरकारी आवास खाली कराने के जो नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार हम बात करें, राहुल गांधी को जो बंगला मिला है वो 7 टाइप का बंगला मिला है। यानी जो राहुल गांधी को बंगला मिला है वो 7 टाइप का मिला है। टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 तक के सरकारी बंगले सांसदों को
केंद्रीय मंत्रियों को और राज्य मंत्रियों को अलर्ट किए जाते हैं। राहुल गांधी का बंगला टाइप 7 है। टाइप 7 बंगले विशेष तौर पर राज्य मंत्रियों, दिल्ली के हाईकोर्ट के जज, कम से कम 5 बार सांसद रहे ऐसे व्यक्तियों को अलर्ट किए जाते हैं। पहली बार अगर कोई जीतकर सांसद बनता है तो उसे सरकार की तरफ से पहले 5 टाइप का बंगला दिया जाता है। जो पहली बार चुन के आते हैं सांसद, उन्हें 5 टाइप का बंगला मिलता है, लेकिन अब नए शर्तों के अनुसार उसे टाइप C का भी बंगला दिया जाता है। जो भी संसद जो कानून है उसके अनुसार टाइप 6 का भी बंगला पहली बार चुनकर आने वाले सांसदों को मिलता है। पहले आइए जानते हैं बेदखली का नियम क्या है और इस बेदखली के नियम के अंतर्गत राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएगी और राहुल गांधी को कितना इससे राहत मिलेगी। आइए जानते हैं। सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत लोगों की बेदखली जो नियम है, संशोधन अधिनियम 2019 16 सितंबर से प्रभावी हो गया था। जो नियम 2019 को बना था, इस संशोधन के बाद सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को आसानी और तेजी से बेदखल किया जा सकता है और इसे बेदखली से संभव हो गया है। इनको आसानी से हटाया जा सकता है। संशोधन 2019 का जो नियम बना है उसके अनुसार, संशोधित अधिनियम के अनुसार संपदा अधिकारी सरकारी आवास से अनाधिकृत लोगों की बेदखली से पहले 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करता है, और या जो नोटिस जारी करता है उसका समय 3 दिन पहले कारण बताओ नोटिस, क्यों ये बंगला खाली नहीं कराया जा सकता है, इसको लेकर आप कब करेंगे, इसको लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है। इससे पहले यह अवधि 60 दिन की थी। इससे अधिनियम के सेक्शन 4 और 5 के तहत विस्तृत प्रक्रियाओं की आवश्यकता को पूरा किए बगैर ही सरकारी आवासों से अनाधिकृत लोगों की बेदखली सुनिश्चित हो जाती है। बंगला खाली नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद सुनवाई तय की जाती है। मामले की सुनवाई डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट करते हैं और इसकी जांच भी करते हैं। फिलहाल बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने के आदेश की तारीख 30 दिनों के भीतर फैसले के खिलाफ संबंधित व्यक्ति यानी राहुल गांधी अपील भी करने का विकल्प होता है। चाहे तो राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपनी अपील दायर कर सकते हैं। यदि अपीली प्राधिकारी अपील को खारिज कर देता है तो मामले को बेदखली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लेजिस्लेशन सेक्शन को भेज दिया जाता है। अधिकारी के अनुसार आमतौर पर संपदा निदेशालय ऑक्यूपमेंट को पर्याप्त कारण बताओ नोटिस भेजता है। इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जाती है। अब इसके बाद जो कुछ होता है, प्रतीक्षा करने के बाद यदि बंगला खाली नहीं किया जाता है तो ऐसे मामले में जहां रहने वाले किसी भी अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी बंगला छोड़ने करने को तैयार नहीं होता है तो टीम को बेदखली की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। उन्हें बेदखली के लिए भेजा जाता है। ऐसे केस में राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है। बेदखली का नोटिस भी उन्हें अभी मिला है। तो ऐसे मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ये मुश्किलें पॉलिटिकल जो भी अभी लड़ाई हुई उसके कारण भी कह सकते हैं। हालांकि समय से अधिक समय तक बंगले में रहने वाला व्यक्ति को सिर्फ हाईकोर्ट से ही राहत मिल सकती है। यदि वो चाहे तो उस बंगले में और अधिक रहना चाहे, राहुल गांधी हाईकोर्ट से अपनी राहत ले सकते हैं। ये फिलहाल इस नियम के अंतर्गत है, बेदखली का जो नियम है। इससे पहले निचली अदालत से भी लोग आसानी से स्टे ले लेते हैं। इसके अलावा संबंधित सांसद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी के पास अतिरिक्त समय दिए जाने का भी आग्रह कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि पॉलिटिकल मूवमेंट फिलहाल इस समय चल रहा है, उनके हाई डिसीजन आने के बाद सांसद ही गई और उसके बाद बेदखली का नोटिस मिला है, तो ऐसे में कुछ न कुछ राहुल गांधी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। यदि व्यक्ति को सरकारी बंगले में तय समय से अधिक रहने की अनुमति मिलती है तो उसे बाजार रेट के हिसाब से किराया देना होता है। यदि
राहुल गांधी को ये अनुमति मिलती है तो बाजार रेट के अनुसार उन्हें इस बंगले का किराया देना होगा। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी कहा है कि 30 दिन की नोटिस के बाद भी संबंधित व्यक्ति सरकारी आवास में रह सकता है। इसके लिए उसे मार्केट रेट से रेंट का भुगतान करना होगा। मौजूदा मामले में राहुल गांधी हाउसिंग कमेटी से बंगले में रहने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आनन फानन में बंगला खाली करना ये कोई, मुझे नहीं लगता सरकार दबाव बना रही है या जो भी है, लेकिन राहुल गांधी को इससे राहत मिल सकती है, मांग करना भी चाहिए। इसके लिए समिति की तरफ से विचार किया जा सकता है जब मांग करते हैं तो। हालांकि जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं है कि राहुल गांधी को जल्द राहत मिल जाए, लेकिन देखना होगा कि इनका सरकारी बंगले को लेकर जितना मीडिया में दिखाया जाता है और दिखाया जा रहा है और जो परिस्थिति बन रही है, क्या राहुल गांधी बंगला खाली करेंगे या उन्हें राहत मिलेगी, ये आने वाली अपडेट में आपको बताएंगे, लेकिन देखना बाकी है। दिलचस्प पॉलिटिकल मांजरा है। आज के लिए फिलहाल नहीं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में रामनवमी पर बड़ा हादसा होने से 50 लोगों की जान खतरे में आ गई। ये सभी लोग रामनवमी पर शहर के पटेल नगर में मौजूद श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। कन्या पूजन के दौरान मंदिर में स्थित बावड़ी की एक छत अचानक धंस गई, जिससे 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए। हादसे में अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। ये लापरवाही प्रशासन की है। बताया जा रहा है कि जहां पर बावड़ी का निर्माण हुआ था उसके पास ही कमरा भाजपा के एक पार्षद का कार्यालय था, यानी भाजपा के एक पार्षद का कार्यालय बना हुआ था। करीब 1.5 साल पहले आसपास के रहवासियों ने नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल को लिखित में शिकायत की थी। उन्होंने लिखित में शिकायत दी थी जिसमें कहा गया था कि ये बावड़ी अवैध तरीके से बनाई जा रही है, इससे कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसा रहवासियों ने बताया था। अपनी लिखित शिकायत में बताया था कि ये हादसा हो सकता है और ये अवैध तरीके से बावड़ी बनाई गई है। लेकिन इसके बाद भी ना तो कमिश्नर ने और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया, लोगों की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और इसी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। अब सूत्रों के अनुसार मामले को लेकर बरती गई लापरवाही पर सरकार अब सख्त एक्शन लेने जा रही है। जिन लोगों ने ये लापरवाही बरती है उन लोगों के खिलाफ अब सरकार डाटा इकट्ठा कर रही है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही है। प्रशासन के आला अफसरों ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी है, यानी जिन जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती है उन अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, ये तय है। रामनवमी पर शहर के पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में सुबह से हवन हो रहा था। वहां पर हवन में 50 से अधिक लोग शामिल थे। इसके बाद मंदिर में कन्या पूजन का कार्यक्रम भी चल रहा था, यानी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और इसी दौरान में बनी बावड़ी की छत धंस गई और जिससे वहां मौजूद 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए। ये सभी लोग बावड़ी की छत पर बैठे हुए थे। अचानक छत धंसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बावड़ी में गिरने वालों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। प्रशासन और लोग बावड़ी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे रहे। मतलब प्रशासन पहुंचा और बावड़ी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन चला।
बावड़ी में गिरे 50 से अधिक लोगों को निकालने के लिए जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी और इसी दौरान उन्होंने 14 से ज़्यादा बावड़ी से शव बाहर निकाले, जबकि उस दौरान 18 से अधिक लोगों को बचा लिया गया था। रामनवमी पर हुए इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और पूर्व सीएम कमलनाथ सहित अन्य भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने दुख भी जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि इंदौर में हुए हादसे से वे बेहद आहत है और तमाम तरह के संवेदनाएं पॉलिटिकल नेता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जिन प्रशासन की ये गलती है उन पर गाज गिरना बाकी है और उन्हीं की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि रहवासियों के मुताबिक उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की थी और शिकायत को नज़रअंदाज ये प्रशासन के आला अधिकारी करते रहे। इंदौर में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है और घटना के बाद से ही लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में था और बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बेहतर चले और हम कैसे लोगों को बचा पाएं, इस अभियान में पूरी सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हुए थे। तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। पुरानी बावड़ी थी और निजी बावड़ी थी, वो प्राइवेट कैंपस में ही कवर्ड किया गया था उसको और उस पे ज़्यादा बोझ होने के कारण, ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो धंस गई। मैंने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। महादेव झूलेलाल मंदिर की बड़ी दुखद घटना आज रामनवमी को हुई है। वहाँ पर एक बावड़ी टाइप की जगह थी जिसके ऊपर छत डाल के ऊपर मंदिर बना लिया था, तो वो छत धसक गई। 25-30 लोगों की जानकारी उस समय उसके अंदर गिरने की आई। 19 लोगों को उसमें से रेस्क्यू करके बचाया। एक बड़ा हादसा दुखद हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। भीड़ बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत धसकी, कैसे धसकी। 1-2 बच्चे की जानकारी आ रही है कि वो भी मिसिंग है। चूंकि उसके अंदर जो पानी है वो मच गया है, क्या कहते हैं उसको, इतने लोगों के गिरने के कारण से दलदल जैसा हो गया है, तो उसको खाली करा रहे हैं। गोताखोर उसमें हो आए हैं अंदर तक, अभी और कोई नहीं है। फिर भी चूंकि पानी मचा हुआ है इसलिए अब उसमें उसको खाली करने की तैयारी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में बने हुए। मुख्यमंत्री जी ने ही जांच की घोषणा की। इंदौर के जिला प्रशासन से, वहाँ के कलेक्टर और अधिकारियों से बातचीत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में रह करके कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक तो इमीडिएट प्रारंभ हो गया और उसके कारण से प्रशासन भी सक्रियता के साथ गंभीरता से लगा है। तो इसलिए भगवान न करे कोई कैजुअलिटी हो, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलें। जितनी ज़्यादा सक्रियता से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, उसको करना चाहिए और सभी से प्रार्थना है कि उनको रेस्क्यू टीम में, सर्च टीम को किसी तरह से हम लोग बाधा ना आने दें। लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, आखिर ये हादसा हुआ कैसे।
बावड़ी के ऊपर ये स्लैब डला कैसे, किसकी इजाज़त से डला, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी जैसे 18 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे, उसमें 2 लोगों के ना डिस्चार्ज भी हो गए। 16 लोग हैं, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो है ना है। अभी तक 35 ऐसे लोगों का है ना मृत्यु का है ना पुष्टि हुई है। एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना 1 पर्सन का है ना अभी ना मिसिंग आ रही है। कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर रहवासी बेबस हो जाते हैं और इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ऐसे में प्रशासन उन शिकायतों को अपने पास रख लेता है और किसी भी छुटभैया नेता या बाहुबली नेता या किसी भी नेताओं के प्रेशर के चलते वो कार्रवाई नहीं करता, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं जानता है और उसकी हकीकत को नहीं समझता है। और इस जगह भी इस तरह की वो हकीकत को समझते और उस शिकायत पर गंभीरता से काम करते तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इस हादसे के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन को उस पूरे मामले की जांच कराते हुए जिन जिन लोगों ने जो अधिकारी दोषी है और जो भी इसमें शामिल लोग हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे कहीं ना कहीं आपको अलर्ट कराते हैं और ऐसे हादसे से आपको भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, खासकर सरकार को। जबकि इसके पहले भी हादसे हुए, उन हादसों में भी लापरवाही हुई, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता नहीं बरती और सुधार नहीं किए। ये मौत के कुएं बनते जा रहे हैं और आसपास रहवासियों को जहां वो चाहते हैं कि उन्हें महफूज जगह में वो अपनी पूजा अर्चना कर सके, अपना पाठ कर सके, लेकिन ऐसे प्रशासन के लेटलतीवी की वजह से उन्हें इस हादसे का शिकार होना पड़ता है। आज के अलर्ट के लिए फिलहाल इतना ही, और आपको ऐसे ही प्रशासन जो जिम्मेदार प्रशासन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज की अलर्ट की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समुदाय के बीच राम कथा सुनाने की बात कही है, लेकिन उनके इस बयान से लोगों के बीच से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब से बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समुदाय के बीच राम कथा सुनाने का ऐलान किया है, तब से काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद सिर्फ इतना सा है कि मुस्लिम समुदाय के बीच राम कथा सुनाने का है। इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई उन पर तंज कसते हुए कह रहा है कि बाबा ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो किसी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की एक अच्छी पहल है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद बाबा का ये ऐलान काफ़ी विवाद खड़ा करता नजर आ रहा है। दरअसल पूरा विवाद जबलपुर के पन्नागर से शुरू हुआ था, जहां तीसरे दिन शुरू होने वाली राम कथा के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं से भरी भीड़ के बीच मुस्लिम समुदाय के बीच उन्होंने राम कथा करने का ऐलान किया। यह ऐलान करने के बाद तब से ये विवाद खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि रमजान के पवित्र दिनों में कटनी के टेंट कारोबारी तनवीर खान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने पन्नागर पहुंचे थे। वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिले और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुस्लिमों के बीच राम कथा करवाने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही उन्होंने कहा तो इसके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बात की और उन्होंने इस बात को मानते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसी कथा पहली बार होगी, यानी मुस्लिमों के बीच राम कथा, जहां अगल बगल कौन बैठा होगा किसी को नहीं मालूम होगा। भगवान की कथा ही एकता और शांति ला सकती है, ऐसा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है और इसी का ऐलान करते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच ये बात कही है।
उन्होंने कहा कि क्योंकि इस संसार को जोड़ने का माध्यम सिर्फ कथा है। हालांकि इस दौरान महाराज जी ने कोई तारीख तय नहीं की है। उनकी 3 दिवसीय प्रस्तावित रामकथा कब होगी इसके लिए फिलहाल तारीख तय नहीं है, लेकिन जब से इस बात का ऐलान किया है तब से विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताते हैं कि अगर कथा हुई तो फिर दिव्य दरबार लगने की भी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन लोगों में चिंता इस विषय को लेकर है कि क्या मुस्लिम धर्मगुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सुनाई जाने वाली कथा वो अपने समुदाय के बीच होने की इजाज़त देंगे या फिर कथा से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। तमाम तरह के कयास है जिसमें अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से ये विवाद खड़ा होता दिख रहा है। विवाद सिर्फ इतना सा है कि मुस्लिम समुदाय के बीच राम कथा सुनाई जाएगी और इसकी सिफारिश मुस्लिम कारोबारी टेंट हाउस के एक व्यक्ति ने दी थी और तब से ये विवाद खड़ा हो गया है। तब से ये विवाद सुर्खियों में है। अलर्ट की खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहें दंगल टुडे और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी चटपटी खबरें के साथ, ऐसी विवादित खबर के साथ। नमस्कार। 47 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये प्रसन्नता का बात है और ये हमारी बहनों की, लाडली बहनों का उत्साह भी देखते हुए बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है इसका नीचे तक असर कैसा है, मैं समझता हूँ 12 बजे तक हो सकता है 50 लाख क्रॉस हो जाए जितनी तेज़ी से। और सच में ये योजना वंदनीय है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है लाडली बहनों का, ये अभिनंदनीय। सुख नेता के रूप में, ग्लोबल लीडर्स के रूप में आज सूची में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी 76% अंक मिले हैं, जो अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है, जो अपने आप में हम सब के लिए अच्छी बात है। बाकी के जो प्रधानमंत्री हैं आप देखें उसमें कि कितने पीछे हैं और माननीय मोदी जी कैसे आती हैं। ये भारत माता के सभी हम सपूतों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना मजबूत और इतना योग्य है कि आज वैश्विक पटल पर उनका नाम चल रहा है। कि ये इफ्तियार की नौटंकी इन्हें बंद करना चाहिए। पूरे बिहार में दंगों को इनने प्रश्रय दिया, झुलसाने का काम किया, गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का जो नीतीश जी का वहाँ कर स्वांग है। नीतीश कुमार जी, समरसता क्या होती है मध्य प्रदेश आओ और देखो, शिवराज सिंह जी से सीखो कि रामनवमी की यात्रा पर फूल बरसते हैं। आपके यहाँ की तरह नहीं है कि दंगाइयों को प्रश्रय दें। जिनकी निगाह में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो, वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ कहने लगते हो, इधर कहते हो कीमत नहीं है। आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एक चीज आपकी तय करना चाहिए आपको। ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना वो बोलता है विधायकों के बारे में। आप वही कमलनाथ जी हैं जो महिला जनप्रतिनिधि को आइटम बोल देते हैं, जो आप बोलते हैं कि विधानसभा में बकवास, विधानसभा की कार्रवाई और जो सार्थक बहस होती है, आप कहते हो कि वह बकवास होती है विधानसभा के अंदर। ये सब आपके अहंकार को दर्शाता है। ये संकल्प सत्याग्रह
इस देश की उस सरकार के खिलाफ है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करते हुए इस देश की सत्ता के जो नेता है उनका जो सदस्यता रद्द करने का काम करा। माननीय राहुल गांधी जी जो इस देश के गरीब मजदूर किसान की आवाज़ है, उनकी जो सदस्यता रद्द करने का काम किया, इसके खिलाफ यहाँ पे धरना दिया। ये संकल्प सत्याग्रह उन किसानों के लिए है जिनसे कहा था कि फसलों की दाम दुगने कर देंगे और कीमतें आधी कर देंगे, लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी कर देंगे। उससे उलट आज काम हो रहा है। ये संकल्प सत्याग्रह उन गरीबों के है, मध्यम वर्ग के लिए, जिन्हें अच्छे दिन के नाम पे ठगा गया, जिनकी गैस की टंकी, पेट्रोल के दाम, जिनके राशन के दाम और जो मूल मुद्दों के ऊपर कैसे खत्म करा जाए उसके खिलाफ ये संकल्प सत्याग्रह है कि ये देश की सरकार जो आवारा होने पे आई है, जो मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोलते कहते थे कि 200 से ज्यादा बिल आए तो भरदाबाद, आज 600 हजार रुपए बिल आ रहा है। जो मध्य प्रदेश के अंदर कहते थे कि भैया 2100 रुपए कुंटल मिट्टी खरीद लूंगा, आज गेहूं नहीं खरीद पा रहे, इसके खिलाफ ये संकल्प सत्याग्रह है। ये संकल्प सत्याग्रह उन मजदूरों के लिए जिनकी पेंशन बढ़ने से रोकने का काम करा, गरीब मजदूर किसान के लिए ये संकल्प सत्याग्रह माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के मूल मुद्दों के लिए संकल्प सत्याग्रह रखा है। तो एक तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में आप ये तय कर लें कि एक साथ बहुत बहनें ना आए। ग्राम पंचायत के हर गांव में लग रहा है शिविर और अपने पास महीना भर पड़ा हुआ है। अभी आज 2 तारीख है, 30 अप्रैल तक भरेंगे। कोई रह गया तो 30 अप्रैल के बाद भी भर देंगे, लेकिन 30 अप्रैल अभी तारीख है। एक साथ भीड़ लगी है, गर्मी में पसीना पसीना हो रही है, वो स्थिति ना बनने दें। आप टोकन दें और एक दिन में 25-25 बहन बुलाओ ना। दूसरी पंचायतों से मेरा आग्रह है कि जहां फॉर्म भरा रहा है गांव में, वहां बैठने की उचित छायादार व्यवस्था कर दें, क्योंकि गर्मी के दिन है। वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दें। अभी तो पंचायत कर सकती है, करना चाहिए ये। अब वो लाइन में बैठी और फिर पानी पीने घर जाए, या धूप में बैठी और पसीना पसीना हो जाए, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए बैठने की उचित व्यवस्था छाया में और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब फॉर्म भरने के लिए, चूंकि आप सबकी जानकारी में रहे, केवल 3 जानकारी चाहिए। एक बहन की या उनके परिवार की समग्र आईडी, दूसरे उनका आधार नंबर और तीसरा समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आपसे जो मैं मदद मांग रहा हूं, चाहे हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पंचायतों के या मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी मेरे भाई बहन हो, कि आप अगर किसी को पास कोई इनमें से कोई चीज नहीं है तो उनको सहयोग प्रदान करें, ताकि वो मिल जाए, उनको बन जाए और उनका आवेदन ठीक से भर जाए। योजना की पात्रता आप जानते हैं, इसमें केवल 3 चीजें हैं। 2.5 लाख रुपया सालाना से आय कम हो, 5 एकड़ से जमीन कम हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो, कोई 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन ना हो। मोटरसाइकिल चलेगी क्योंकि वो तो हर घर में है, लेकिन 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई विधायक, सांसद, सरपंच, उतना हमने छोड़ा है तो वो ना हो। पंच और उप सरपंच, उनके यहां उनको पैसा मिलेगा। कोई निगम, मंडल, बोर्ड, सरकारी उसके सदस्य ना हो, और 23 साल से लेकर 60 साल तक की विवाहित बहनें जो अपनी ससुराल जाती है। ये आप सबकी जानकारी में मैं केवल दोहरा रहा हूं। ये सब पात्र है, कोई भी जाति समाज की हो, इसमें कोई भेद नहीं है। मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता कि फलानी जाति की, ढिमकी जाति की। सब बहनें मेरे लिए देवी का स्वरूप है। और आप देख लेना, आज कर रहा हूं मैं लाडली
लक्ष्मी योजना जैसे पॉपुलर होकर बाद में पूरे देश में गई, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना भी वैसे ही होगी, आप देख लेना। ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। 1000 रुपया महीना अगर है तो छोटी मोटी जरूरत पूरी होगी, बच्चों की जरूरत वो पूरी करेंगी। पैसा बचा के रखेंगे तो कई बार घर की जरूरत हुई, पतिदेव को जरूरत पड़ी तो वो भी पूरी कर देंगे, पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और एक आत्मविश्वास जो उनके मन में आएगा कि नहीं मेरे पास है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूं। और इसलिए आज अपनी बहनों को भी संबोधित कर रहा हूं और सभी ग्रामवासियों से कह रहा हूं, यह योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, इसको सफल बनाने में मुझे सहयोग दीजिए। तो हर EKYC के लिए हमने 15 रुपया दिए, सरकार की तरफ से हमने दिए, ताकि बहनें परेशान ना हो, उनसे पैसा कोई ना ले ले। ये आप ध्यान रखना, आपके यहां अगर कोई ने पैसा ऐसा वसूलने की कोशिश की तो सीधे बता देना, FIR करके जेल भिजवा दूंगा। कुछ जगह कॉमन सर्विस सेंटर पे इक्का दुक्का जगह शुरू हुआ था। EKYC कराने में जो पैसा लग रहा है उसको हम भर रहे हैं, इसलिए महिलाओं से कोई राशि ना ले पाए। और ये सब चीजें वहां हर जगह जहां आवेदन भरा रहे हैं, गांव में 2-4 जगह जहां आवेदन भरा रहे हैं वो फ्लैक्स लगा रहे हैं हमारा, इसमें लिखा रहा है EKYC फ्री हो रही है। कुछ जगह किया है जिलों में, तो ऐसी जो इन चीजों की जरूरत है ये लिखवा दे वहां, तो भटके नहीं। तो ये प्रचार बहुत जरूरी है, हर केंद्र पर देख लेना। मेरे मन में एक बेचैनी थी, मैं गांव में, शहरों में, गरीब घरों की मेरी बहनें, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, किसान परिवारों से आने वाली, मजदूर परिवारों से आने वाली बहनों की हालत देखता था तो मन में बहुत बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जिंदगी में प्रसन्नता नाम की कोई चीज नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए वो परेशान रहते थे। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में मैंने अत्यंत पिछड़ी जनजाति, बेगा, भारिया, सहरिया, उन बहनों को तय किया कि 1000 रुपया महीना देंगे, ताकि उनकी घर की छोटी जरूरतें पूरी हो सके और अपने बच्चों का भी बेहतर ख्याल रख सके। लेकिन फिर मुझे लगा कि बेगा, भारिया और सहरिया तो ठीक है, बाकी बहनों को भी क्यों ये राशि नहीं देनी, क्योंकि मैंने उन बहनों को देखा वो आत्मविश्वास से भर गई जब 1000 रुपया महीने मिला। ये साधारण बात नहीं है उनके लिए, जरूरत पड़ी उन्हें पैसा अच्छे काम में खर्च किया। वो केवल पति पे भी अवलंबित नहीं रही कि 25 रुपया की जरूरत है तो भी पतिदेव दे दो मुझे। वो अपने पांव पे खड़ी हुई तो आत्मविश्वास आया कि नहीं मेरे पास भी है, और उसके कारण घर में इज्जत भी बढ़ी। और इसलिए मेरे मन को यह लगा कि सब बहनों को यह राशि अगर मिले जो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय है, तो उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ग्राम सभा में बैठे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसलिए मेरे दिल से निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। एक दर्द, एक तड़फ, एक पीड़ा मेरे मन में थी कि मैं अपनी बहनों की स्थिति और कैसे ठीक करूं। और फिर मुझे लगा कि हर बहन के खाते में अगर ये जाएगा तो निश्चित तौर पर हालत बदलेगी। और इसलिए ये योजना केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। योजना कई है, आप जानती है। मेरी बहनों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, बेटी के पैदा होने से लेके, पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, स्कॉलरशिप की योजनाएं, फिर 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी योजना, उसका लाभ 5000 रुपया पाए।
शहर में प्रतिभाकरण योजना जिसमें 5,000 रुपया पाए, लाडली लक्ष्मी बेटियों को अलग अलग 5वीं पास करके 6वीं 8वीं पास करके 9वीं अलग अलग राशि देने की व्यवस्था। अब कॉलेज में जाए तो 12,500, डिग्री प्राप्त करे तो फिर 12,500, और अब तो ये भी तय कर लिया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जाए तो वो फीस भी मैं भरवाऊंगा। बेटियों की शादी की योजना भी इसलिए शुरू की कि बेटी बोझ ना मानी जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और बेटी शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की अलग व्यवस्था, प्रसूति सहायता। तो अगर आप देखेंगे तो इतनी योजनाएं बनाई बहन के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए।